जय हिंद दोस्तों पीछे मैंने एक वर्ल्ड मैप का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कैसे आसान भाषा में मैप को समझा जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझा जाए, इसके बारे में बताया था। मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी सारा प्यार दिया था, बहुत अच्छी तरह से उसको देखे थे। जिस तरह से आपने उस वीडियो को देखे हैं, मैं उसी वीडियो से मोटिवेट होके एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जो वर्ल्ड मैप से ही जुड़े हुए हैं और इसमें कैसे समुद्री सीमा को तय किया जाता है, भारत की समुद्री सीमा या किसी भी देश के समुद्री सीमा को किस प्रकार से तय किया जाता है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, हर देश की एक सीमा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इंडियन मैप का एक वीडियो लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर देश की जैसे कि ये सीमा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी सीमा रेखा के भीतर हर देश को अपना फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, ठीक है। चाहे जो भी कार्य करे उसको इसके बाउंड्री के अंदर करना होता है। लेकिन अगर बात करें समुद्री सीमा की, तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये समुद्री सीमा कहाँ तक हमारा है और कहाँ तक इसका निर्धारण किया जाए, कैसे ये निर्धारित किया जाए कि इसके अंदर जो सोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं वो हमारे हैं और यहाँ पे जो जो भी संसाधन है उसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्त, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि समंदर जो है वो हमारा अमूल्य धरोहर है। इसमें बहुत सारे संसाधन हैं और इन संसाधनों को हम भरपूर यूज करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, डीजल, मछली, अन्य कई सारे सोर्स होते हैं जिसको हम समंदर के भीतर इन संसाधनों को दोहन करते हैं या इसको जो है विभिन्न। तो दोस्तों, किसी भी देश के भीतर ये आपसी विवाद खड़ा ना हो कि कहाँ तक वो अपना आर्थिक दोहन कर सकता है, अपने संसाधनों का यूज कर सकते हैं, उसमें अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक सन 1982 में बुलाई गई थी। हम इसके बारे में अभी आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सन 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नाम से एक बैठक बुलाई गई जिसमें विभिन्न देशों के जो समुद्र सीमा को तय किया गया। इस बैठक के माध्यम से फ्रेंड्स ये तय की गई कि कहाँ तक कि कोई भी देश अपने आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स जो बाउंड्री बनाई गई उसमें जो ये रेखा है, ये आप देख रहे होंगे, इस रेखा को आधार माना गया क्योंकि हर देश की सीमा जो है वो कटी फटी होते हैं, यानी कि कहीं अंदर धंसी हुई रहती है, कहीं बाहर की तरफ निकला होता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से सीमा रेखा का निर्धारण करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए एक आधार रेखा बनाया गया क्योंकि यहाँ से अगर नापेंगे तो ये देख रहे होंगे कहीं और चला जाएगा और यहाँ से नापेंगे तो यहाँ आ जाएगा। इसीलिए ये रेखा का निर्धारण किया गया। इसे बोला गया बेस रेखा या आधार रेखा। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो जल क्षेत्र होते हैं इसको बोलते हैं आंतरिक जल, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हम समझ गए। अब हम बता रहे हैं आपको, ये जो 12 नॉटिकल मील जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये 12 नॉटिकल मील है, जिसको अगर किलोमीटर में काउंट किया जाए तो ये तकरीबन 22 किलोमीटर के आसपास बैठता है और इसको बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। फ्रेंड्स, इसको प्रादेशिक जल सीमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे उसी प्रकार के अधिकार होते हैं जिस तरह के हमें भूमिगत क्षेत्रों पर अधिकार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन क्षेत्रों पे जिस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं हमें, उसी प्रकार के अधिकार हमें इस पे भी मिलते हैं। आप बोले होंगे कैसे? तो जिस तरह से हमें पाकिस्तान, मान लें यहाँ पे चाइना है या पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेना खड़ा है, अगर कोई भी यहाँ से घुसने का प्रयास करेगा तो हम वहाँ पे बाउंड्री पे ही ख़त्म कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी जहाज़, एयरक्राफ्ट या कोई भी चीज़ हमारे प्रादेशिक जल सीमा में, ये जो हमारा प्रादेशिक जल सीमा है 12 नॉटिकल मील, इसमें प्रवेश करने की जैसे ही कोशिश करेंगे तो हमारे नेवी या कोस्ट गार्ड को ये हिदायत दी गई हुई है, ये ऑर्डर दिया गया है कि उसी समय उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए या मार गिराया जाए। क्यों मार गिराया जाए?
क्योंकि वह संदिग्ध है और बिना किसी इजाज़त के हुए हमारे आंतरिक या प्रादेशिक जल सीमा में घुसने की कोशिश किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो होगी हमारा प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे जो है 24 नॉटिकल मील, ये आप देख रहे होंगे, ये है 24 नॉटिकल मील। ठीक है फ्रेंड्स, इस 24 नॉटिकल मील जो है यहाँ तक को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संलग्न क्षेत्र। इस 24 जो है नॉटिकल मील, इसको अगर किलोमीटर में हम अगर देखें तो तकरीबन ये 44 किलोमीटर के आसपास बैठते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आप सोच रहे हो कि हम ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समुद्री की जो दूरी तय किया गया है वो 1 नॉटिकल मील इजिकल टू होते हैं 1.82 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी समुद्र की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर जो है, वो 1 नॉटिकल मील जो होते हैं वो 1.82 किलोमीटर के आसपास होते हैं। इसके अलावा समुद्र की जो गहराई होती है वो फैदम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 फैदम इजिकल टू 6 फीट होता है। ठीक है, अब जो है समुद्र में जो हवाएं हैं, अगर उसकी जो हम गति की काउंट करते हैं तो वो होता है नॉट में, यानी नॉट में उसको व्यक्त किया जाता है, जो होते हैं 0.51 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से उसको व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये मेंशन कर दिए हैं फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि 1 नॉटिकल मील इजिकल टू कितना होता है, कई सारे पीसीएस में या अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर या 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ तक तो चर्चा कर लिए हैं कि संलग्न क्षेत्र कितना होता है, संलग्न क्षेत्र में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें अधिकार क्या है। फ्रेंड्स ये जो है हमारा रेखा जिसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है संलग्न क्षेत्र पहले ही हम बता दिए हैं, ये हमारा बेस है, आधार रेखा है, ये हमारा प्रादेशिक सीमा है, और अब हम पहुंच गए कहाँ पे, तो संलग्न क्षेत्र पे। संलग्न क्षेत्र इजिकल टू कितना होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स 24 नॉटिकल मील यानी कि 44 किलोमीटर। इसमें जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो ये है कि यहाँ हम अपने, तो ये दायित्व बनता है कि हम इसके साफ सफाई रखें, और इसके अलावा अगर कोई भी जहाज़ इसमें प्रवेश करते हैं, ऐसे करके जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमें ये अधिकार है कि हम इससे टैक्स ले सकते हैं या टैक्स लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी समुद्री व्यापार अगर होते हैं, ठीक है, और यहाँ से होते हुए अगर कोई यहाँ तक पहुँचते हैं, तो जैसे ही ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो हमें अधिकार है कि हम इस पर टैक्स लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अधिकार तो हो गया संलग्न क्षेत्र की। इसके बाद फ्रेंड्स ये अंतिम जो आता है इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी सीमा 200 नॉटिकल मील निर्धारित की गई हैं। अगर इसको हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो ये तकरीबन 370 किलोमीटर के आसपास बैठते हैं। अगर बात करें कि इसमें अधिकार क्षेत्र का, तो फ्रेंड्स इसमें हमें अधिकार मिला है कि इसमें जो भी आर्थिक संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल मिलते हैं, डीजल मिलते हैं, केरोसिन मिलते हैं, प्राकृतिक गैस मिलते हैं, मछली हुआ, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पे दोहन कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम यहाँ पे पोर्ट बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पोर्ट बना सकते हैं, और अगर पोर्ट बनाने के बाद क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे कार्य करेंगे, गतिविधि करेंगे, हम इसको यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पोर्ट बना के हम जो भी मछली उत्पादन करेंगे उसको हम फूड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम गैस प्लांट या कच्चा तेल का प्लांट, ये सब जो है कार्य हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि ये सीमाओं का। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रीलंका है। एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्रीलंका है। अगर बात करें श्रीलंका की, तो आप कहेंगे कि श्रीलंका तो हमारे बहुत नज़दीक में है, हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के अगर कोई क्षेत्र आते हैं जो बहुत ही नज़दीक में आ जाते हैं, तो हम सीधे यहाँ पे जो है एक बाउंड्री खींच देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये बोलते हैं कि देखिए जी ये बाउंड्री है और इसके अंदर वाला क्षेत्र पे हिस्सा जो हमारा होगा और इसके बाहरी क्षेत्र पे हिस्सा आपका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी भारत की सीमा की बात। अब एक चीज़ और विवादास्पद है जो पीछे की घटना है, उसको चर्चा कर लेना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जो है बांग्लादेश से जुड़े हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बांग्लादेश के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे वो हमारे कुछ आर्थिक क्षेत्र जो समुद्री क्षेत्र है वो अपने हिस्से में कर लिए थे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये प्रारंभ में जो है ये भारत की सीमा है, आपको पता होगा ये भारत की सीमा है। प्रारंभ में जो बांग्लादेश को मिला हुआ था ये मात्र ये हिस्से थे। ठीक है, बाद में बांग्लादेश क्या किया कि यही 1982 में जो बैठक बुलाई गई थी, यानी इंटरनेशनल कोर्ट में इसने पिटीशन दायर किया कि देखिए जी इधर के हिस्से पे तो म्यांमार का हिस्सा है, ये ऑलरेडी भारत के हिस्से में है क्योंकि ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये हिस्से तो ऑलरेडी भारत के हिस्से में है, तो हमें जो है बहुत कम क्षेत्र मिला हुआ है, तो हमें कुछ और अत्यधिक मिलना चाहिए। तो इसमें जो है इंटरनेशनल कोर्ट बोला कि ठीक है जी ऐसा कीजिए, ये हिस्सा जो है इस पर आप जो है अपने कब्जे में कीजिए, ये आपका अधिकार क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इस तरह से हमारे काफ़ी अत्यधिक क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इधर है लक्षद्वीप समूह। हम आगे बताएंगे कि ये अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप से हमें क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आइलैंड हमें यहाँ पे मिलता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें फ़ायदा ये होता है, एक मिनट हम आपको फ्रेश में दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें जो है यहाँ पे कोई आइलैंड मिल गया, जैसे आइलैंड मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ये कि हम बोलेंगे देखिए जी यहाँ पे तो मेरा आइलैंड मिला है, ये हिस्सा जो है ये हमारा हो गया प्रादेशिक सीमा, इसके अलावा ये जो है वो संलग्न क्षेत्र हो गया, और ये जो है हमारा ये आर्थिक क्षेत्र हो गया। क्यों हुआ आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पोर्ट है, क्या है, लैंड है, जिसको कहते हैं हमें द्वीप। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी देश की सीमा 3 हिस्सों से घिरा हुआ है जल से, ठीक है, और एक हिस्से से सतह या भूमि से जुड़ा हुआ है, तो इस हिस्से को हम कहेंगे प्रादेशिक या प्रायद्वीपीय भाग। अगर कोई द्वीप है, मान लीजिए यहाँ पे द्वीप है, तो ये अगर जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है तो इसको हम बोलते हैं द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, एक अब और चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पे चर्चा कर लेना कि हम तो चलिए यहाँ पे 1982 में जो बैठक बुलाई गई थी उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि ये हमारा सीमा है जो हम अभी बताए हैं। अब चाइना किस तरह से इस जो है एग्रीमेंट को वायलेशन करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें चाइना की तो ये पूरी दुनिया जानता है कि किस तरह से वो अपना दादागिरी दिखाता है। खास करके बात करें दक्षिण चीन सागर में तो ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के भरपूर कोशिश कर रहा है, और क्यों कोशिश कर रहा है इसके बारे में भी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा है ये चाइना का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, ये चाइना है, और ये जो एरिया है ये टोटल साउथ चाइना सी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ द्वीप हैं जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 8 9, ये टोटल 9 द्वीप है। चूँकि वैसे कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका हिस्सा यहाँ तक बनता है। ठीक है, टोटल हिस्सा। चूँकि ये चाइना का ये बोलना है कि ये जो 9 द्वीप है ये हमारा हिस्सा है, यानी कि ये चाइना से ही टूट के बना हुआ है, तो ये चाइना का हिस्सा है। और चूंकि ये चाइना का हिस्सा है इसीलिए इसका क्षेत्र जो होना चाहिए वो ये तो इसका बेस रेखा हो गया। बेस रेखा के बाद प्रादेशिक सीमा होते हैं, जैसे कि पीछे हम चर्चा किए हैं। इसके बाद होते हैं संलग्न क्षेत्र, और इसके बाद होते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक जो है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और इस तरह से ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक काफ़ी हिस्सा जो साउथ चाइना सी जो है वो काफ़ी हिस्सा चाइना के अंदर में चला जाता है, अगर इस तरह से बात करें तो। चूँकि ये वैसे तो है नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती दादागिरी करके ये बोल रहे हैं कि ये पूरा साउथ चाइना जो है वो हमारे हिस्से में आते हैं। और क्यों हैं और क्यों इस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है और धनी क्षेत्र हैं। यहाँ पे प्राकृतिक गैस का भरपूर भंडार है, तेल का, नेचुरल
जो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसका भरपूर जो है वो इसका स्रोत है यहाँ पे। इसीलिए चाइना यहाँ पे प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक चीज़ सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ जो है चाइना इसका वायलेशन कर रहा है, यानी इसको तोड़ रहा है। इस जो बाउंडेशन हुआ था, ये बैठक हुई थी जिसके माध्यम से समुद्री सीमाएं तय की गई थी, उसको ये वायलेशन कर रहा है। इस तरह से भारत को भी क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत को ये करना चाहिए, देखिए ये भारत का हिस्सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। देखिए ऐतिहासिक ग्रंथों में ये साक्ष्य हैं कि समुद्रगुप्त के घोड़े जो थे ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरेबियन सागर, ये तीनों के पानी पीते थे। देखिए पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि पानी पी के ही रहते थे, जीते थे, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों के पानी पीते थे तो इसका पूरा एरिया पे जो है वो भारत का अधिकार था, यानी समुद्रगुप्त का अधिकार था। और अगर समुद्रगुप्त का अधिकार था तो इसका मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से भारत पे अधिकार था, और ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में ये है, साक्ष्य है। तो भारत को क्या करना चाहिए, इस हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोशिश करने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे ये अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप कन्वेंशन के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो। तो ये भारत यहाँ पे साक्ष्य देंगे कि भाई आप तो आ रहे हो मुझे बोलने के लिए, आप पहले जाओ और यहाँ पे चाइना को बोलो कि चाइना क्या कर रहा है। इस तरह से क्या होगा, इंडिया का इस पे चाइना पे प्रेशर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होगा, चाइना प्रेशर में आएगा, टेबल पे आएगा बात करने के लिए। जैसे भी ये इंटरनेशनल कमेटी सब मिल के आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है फ्रेंड्स ये बहुत ही धनी है, यहाँ पे चाइना का व्यापार होता है। यहाँ पे जो है चाइना का बहुत हिस्से का व्यापार होता है। यहाँ पे आपको पता है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच जो ये जलद मरुमध्य है उसके थ्रू काफ़ी व्यापार होते हैं, और ये क्षेत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से जैसे ही ये आते हैं टेबल पर बैठते हैं बात करने के लिए, हम ये बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन आप ऊपर जो हमारे कब्जा करके बैठे हुए गलवान घाटी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये जस्ट एक प्रभाव बनाने की कोशिश है, चाहे तो कर सकते, ये पॉलिटिकल बातें हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक जो मेरे ख्याल से बच गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ चर्चा किए थे, ये जो क्षेत्र है इसके बारे में ये मेन, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण हो गया, कई ऐसे चीज़ होते हैं जो ह्यूमन यानी जीव जंतुओं के लिए जो डेंजरस होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है वो कम्युनिटी से बाहर जाके ये सब चीज़ें करनी होती हैं। ये मुख्य लैंड पे हम नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक जो है एटॉमिक परीक्षण हो गया और कई तरह की चीज़ें ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट बना सकते हैं, मछली प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये समझ गए कि ये प्रादेशिक सीमा क्या होते हैं। एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। अब मैं एक मैप के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है और हमें कितना बड़ा एरिया मिल जाता है इकोनॉमिक क्षेत्र के लिए। तो चलिए हम आगे देखिए फ्रेंड्स ये हम वीडियो लिए हैं और इसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। चूँकि ये एरिया भारत के अंदर में आते हैं इसीलिए हमें ये देखिए कितना बड़ा एरिया का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे एरिया जो है हमारे अंडर में आ जाते हैं। इसके अलावा चूँकि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बेनिफिट हमें ये मिलता है कि ये सारे एरिया जो है हमें मिल जाता है और इससे कोई भी व्यापार होता है तो इसका जो है स्पष्ट रूप से हमें टैक्स की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री में जो समुद्र के अंदर में सीमा निर्धारण होता है उसके बारे में हम जानना और सीखने का प्रयास किया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक करें। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी समय लगती है। 1 बज रहा है रात, क्योंकि दिन में समय कम मिलता है क्योंकि ऑफिस जाना होता है। फ्रेंड्स आपसे मैं कुछ चार्ज तो नहीं करता हूँ,
और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले, वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में बैठें और उसको पूरे क्षमता के साथ उस एग्ज़ाम को क्लियर करें।